Hello viewers, welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Divedi is here with you to guide you. Today I am going to deal with the remedy of acute and recent cases, that is Aconitum napellus. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. Aconitum napellus ये वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, ठीक है। इसके प्रूवर डॉक्टर CFS हैनीमैन सर है। इन्होंने इसकी प्रूविंग 1805 में की थी। इसका कॉमन नेम मोनसूद है, ठीक है। इसको वोल्स बेन भी कहते हैं एंड बिलोंग्स टू फैमिली रेनिकुलेसी, ठीक है। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो एकोनाइटम नेपेलस का जो पेशेंट होगा उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका जनरल मेकअप कैसा होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि एकोनाइटम नेपेलस एकोनाइट जो रेमेडी है ये एक्यूट एंड रीसेंट केस की रेमेडी है। रीसेंट केस मतलब फॉर एग्जाम्पल रीसेंट केस को मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे कोई एक पर्सन है वो बाइक से जा रहा है, बाइक से बाहर जा रहा है और बाहर बहुत ठंडी ठंडी कोल्ड एयर चल रही है, ठीक है। तो और वो घर आया और उसको आधे एक घंटे बाद फीवर हो गया, ठीक है। तो ये रिसेंट उसको डिजीज हुई इसी चीज से। तो इस तरह के केसेस के लिए, इस तरह के एक्यूट और रीसेंट केसेस के लिए ये रेमेडी है एकोनाइटम नेपेलस। और इसके जो पेशेंट होते हैं वो यंग पर्सन होते हैं, स्पेशली गर्ल्स ऑफ प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ। प्लेथोरिक मीन्स हु इज रिच इन ब्लड, जिनमें ब्लड होगा बहुत, ठीक है, उनको बोलते हैं प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मतलब कि ऐसे लोग जो बैठ के ज्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑफिस में लोग होते हैं वो लैपटॉप पे कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, यंग पर्सन होते हैं, स्पेशली गर्ल्स और प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ, ठीक है, जो बैठ के काम करते हैं। और जो इनके पेशेंट होते हैं उन्हें एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हुआ उनसे ये काफी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी बरसात हो रही है तब से धूप निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से जो सडन एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उससे इसके पेशेंट काफी अफेक्टेड होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये यंग पर्सन की रेमेडी है, तो इसके जो पेशेंट होंगे उनका काफी रिजिड मस्कुलर फाइबर होगा। रिजिड मस्कुलर फाइबर मतलब कि वो काफी स्ट्रांग होंगे, उनकी रॉबस्ट पर्सनालिटी होगी, वो काफी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और इनके पेशेंट जो होंगे उनका डार्क हेयर एंड आईज होगा, जो उनके बाल होंगे, उनके आईज होंगे वो डार्क होंगे, डार्क कलर के होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम देखते हैं इसके मॉरल सिम्टम और मेंटल सिम्टम के बारे में। तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर हैनीमैन सर ने ये कहा है एकोनाइट रेमेडी के बारे में कि जब भी हम एकोनाइट रेमेडी के बारे में किसी हम डिजीज होती है पेशेंट को और हम उसमें एकोनाइटम नेपेलस के एकोनाइट रेमेडी के बारे में सोचते हैं, तो उसको जब हम होम्योपैथिकली सिलेक्ट करते हैं तो उसमें पेशेंट का मॉरल सिम्टम, मेंटल सिम्टम इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एकोनाइट रेमेडी में पेशेंट का मेंटल सिम्टम लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेंटल सिम्टम यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसकी एंजाइटी ऑफ माइंड, उसका मेंटल रेस्टलेसनेस, ठीक है, ये सारी चीजों को कंक्लूड करना, इन सारी चीजों को लेना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हैनीमैन सर ने कहा है, ठीक है। और क्या होता है, जो इसके पेशेंट होते हैं उनमें ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड होता है, ग्रेट नर्वस रेस्टलेसनेस होता है। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, ग्रेट नर्वस रेस्टलेसनेस मतलब क्या होता है, ग्रेट फियर, उनको हर चीज से डर लगा रहेगा, हर चीज के लिए उन्हें चिंता बनी रहेगी, ठीक है। हर चीज से डर कैसा, फियर ऑफ घोस्ट रहेगा, उनको भूतों से डर लगेगा। फियर ऑफ डार्कनेस, उन्हें अंधेरे से डर लगेगा, ठीक है। और ये जो एकोनाइट रेमेडीज को हम बाद में भी आपको बताएंगे इसके एग्रीवेशन में, इसका एग्रीवेशन इवनिंग और नाइट के टाइम होता है, ठीक है। तो जब इसके पेशेंट बेड पे जाएंगे, रात में सोते समय बेड पे जाएंगे, तो उस चीज से भी इन्हें डर लगेगा, फियर टू गो टू बेड, ठीक है। और इन्हें मतलब बाहर जाना, फियर टू गो आउट, बाहर जाना, फियर टू गो इन क्राउड, इन्हें
भीड़ में जाना या ऐसे जगह जाना जहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत चहल पहल है, काफ़ी लोग हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में इन्हें जाने में डर लगता है। फियर टू क्रॉस ब्रिज, इन्हें ब्रिज क्रॉस करने में डर लगता है, इन्हें रोड क्रॉस करने में डर लगता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और जो इनमें प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें फियर ऑफ डेथ होता है, ठीक है। ये पेशेंट इतने ज़्यादा डरते हैं कि लिखा हुआ है द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। काउंटेनेंस मीन्स होता है मुखाकृति। जब पेशेंट आएगा आपके जब आपको दिखाने आएगा, ठीक है, तो जब आएगा तो उसका चेहरा देख के ही लग जाएगा कि ये कितना डरा हुआ है। उसकी जो मुखाकृति होगी उसको देख के लगेगा कि कितना ज्यादा डरा हुआ है। उसको हर चीज से डर लगा रहेगा, उसको हर चीज के लिए चिंता लगी रहेगी, ठीक है। वो डिजीज, उसको डिजीज है तो उसको लगेगा कि उसका डिजीज कितना ज्यादा उसका फैटल है, वो उसका डिजीज बहुत ज्यादा फैटल है, वो मर जाएगा, ठीक है। वो डॉक्टर के पास जाना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि वो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाहेगा, ठीक है। तो इस तरह का उसमें फियर होता है, बहुत ज़्यादा फियर होता है इकोनाइट के पेशेंट में। इतना ज़्यादा उसमें डर होता है कि वो जब डिजीज़ कंडीशन में उसको जब लगता है कि उसका डिजीज़ बहुत फैटल है और वो मर जाएगा, तो वो ये तक से बता देता है कि वो अपने डेथ का डे और टाइम प्रिडिक्ट कर देता है कि मैं इस दिन इतने बजे मरूंगा। मैं सैटरडे को, ये जब अभी 4 बज रहा है, मैं 4:30 बजे सैटरडे को मर जाऊंगा, ठीक है। वो अपने डेथ का डे और टाइम की प्रिडिक्ट कर देता है और काफी ज्यादा वो डरता है पेशेंट, ठीक है। और एकोनाइटम नेपिलस जो रेमेडी है, ये ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस की एक रेमेडी है। ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस में 3 रेमेडी आती है, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स, ठीक है। एकोनाइट में क्या होता है कि एकोनाइट में मेंटल और फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों है। मेंटल रेस्टलेसनेस मतलब उसमें मतलब कि हर चीज के लिए चिंता रहेगी, काफी रेस्टलेस रहेगा, एंजाइटी ऑफ माइंड, फियर, वरी, ठीक है, बहुत डर, इस भय, ये सब चीज उसमें रहेगा। और फिजिकल रेस्टलेसनेस भी उसमें होगी, वो अपना पोजीशन चेंज करना चाहेगा, ठीक है। और जो आर्सेनिक होता है उसमें मेंटल रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, उसमें मेंटल रेस्टलेसनेस होती है। लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट इतना ज़्यादा वीक होता है, उसकी बॉडी इमैशिएटेड बॉडी होती है कि वो चाहता है कि मैं अपना पोजीशन इधर से उधर चेंज करूं, लेकिन ड्यू टू वीकनेस आर्सेनिक के जो पेशेंट होते हैं वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर पाते हैं। वहीं रस्टॉक्स में क्या होता है, रस्टॉक्स में मेंटल रेस्टलेसनेस नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है, वो अपना पोजीशन इधर से उधर चेंज करेगा, ठीक है। और अगर देखें तो एकोनाइट के पेशेंट में म्यूजिक इनके लिए इनटॉलरेबल होता है, ठीक है, अनबियरेबल होता है, इनको म्यूजिक बर्दाश्त नहीं होता है। म्यूजिक कारण ये बहुत ही सैड हो जाते हैं, ठीक है। म्यूजिक की अगर बात करें तो सबाइना में अगर देखें तो ड्यूरिंग मेंसेस उनके लिए म्यूजिक इनटॉलरेबल होता है। नेट्रम कार में भी यही है कि उनके लिए भी म्यूजिक अनबियरेबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेंटल सिम्टम के बारे में। अब हम देखते हैं फिजिकल जनरल, ठीक है। फिजिकल जनरल में जो एकोनाइट के पेशेंट होंगे उनके कंप्लेन में एग्रीवेशन कैसे होगा, उनको किस चीज से कंप्लेन होगी, जब वो एक्सपोज होंगे ड्राई कोल्ड एयर से, सूखी ठंडी हवा से, नॉर्थ वेस्ट विंड से, ठीक है, या तो इसमें क्या है, इसमें बैड इफेक्ट ऑफ चेक पर्सपायरेशन है। फॉर एग्जाम्पल एकोनाइट का पेशेंट है, उसको पसीना हुआ है, ठीक है, और उसने अपने पसीने को रोकने के लिए, अपने पसीने को हटाने के लिए वो बाहर चला गया, ठीक है, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अपने पसीने को रोकने के लिए बाहर चला गया, तो इस चीज से उसको कंप्लेन हो जाएगी, इस चीज से उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और क्या है, एकोनाइट के पेशेंट में पेन जो होता है, जो दर्द होता है डिजीज कंडीशन में, जो उसको दर्द होता है वो उसके लिए इनटॉलरेबल होता है, उसके लिए एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो दर्द, उसके लिए अनबेरेबल होता है। दर्द उसको इतना ज्यादा होता है दैट इट ड्राइव्स क्रेजी, मतलब दर्द के कारण वो एकदम पागल हो जाते हैं, चिल्लाने से लगते हैं, ठीक है। और इस चीज का एग्रेवेशन इवनिंग और नाइट के टाइम में होता है, शाम के समय और रात के समय होता है, ठीक है। ये हो गया इसके फिजिकल जनरल के बारे में। अब हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स,
जो प्लेथोरिक यंग गर्ल्स होती हैं उनमें एमेनोरिया होता है, और फ्राइड के कारण उनमें सप्रेशन ऑफ मेंसेस होता है। फ्राइड के कारण फीमेल्स में सप्रेशन ऑफ मेंसेस क्या होता है? फ्राइड मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको भी आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लेडी है, वो रास्ते में जा रही है, रोड क्रॉस कर रही है, और दूर से बहुत ही तेजी से ट्रक आ रही है, ठीक है। वो जा रही है, लेकिन ट्रक बहुत तेजी से आई, लेकिन वो उसको धक्का नहीं मारी, वो उसको कुछ हार्म नहीं की, और वो अपना ब्रेक दबाते रुक गई और लेडी बच गई, ठीक है। लेकिन इस लेडी को ये लेडी बच गई, फिर भी इसके मन में बाद में भी ये डर बना रहेगा कि अरे अरे, अगर वो ट्रक हमको मार दी होती तो क्या होता, अगर मैं मर जाती तो क्या होता, ठीक है, अगर मेरी डेथ हो जाती तो क्या होता। तो इस चीज का उसके मन में डर बैठ जाता है, वो बार बार उसके मन में वो डर, अगर ये हो जाता तो क्या होता, तो क्या होता, ठीक है। तो ये चीज होता है फ्राइड। तो फ्राइड के कारण जो फीमेल्स होती हैं उनमें सप्रेशन ऑफ मेंसेस होता है, ठीक है। अब हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जो एकोनाइट के पेशेंट का हमने बताया कि जैसे कोई बाइक से बाहर जा रहा है, उसको ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड है, ड्रॉट्स मीन्स झोंका, ठीक है, ठंडी हवा का अगर झोंका लगा, या फिर वो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहां जा रहा है, तो वहां से आया, तो उनमें कफ की भी प्रॉब्लम रहती है, कफ एंड क्रूप। कफ कैसा होगा? ड्राई होगा, सूखा होगा, हॉर्श, ठीक है, क्रोकिंग होगा, रिंगिंग, विस्लिंग, ठीक है। और ये एक्सपायरेशन, जब वो एक्सपायरेशन करेंगे, अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, तब उनमें कफ के ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो एकोनाइट के पेशेंट होंगे ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन, रिकम्बेंट में मतलब लेटे हुए पोजीशन से राइजिंग, जब वो उठेंगे, मतलब कि जब एकोनाइट के पेशेंट ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन, लेटे हुए पोजीशन से जब वो उठेंगे, तो उनका जो रेड फेस रहता है, प्लेथोरिक है, ठीक है, तो उनका जो रेड फेस होता है वो डेथली पेल हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ही फीका पड़ जाता है, और उन्हें ऐसा लगता है, दे फेंट एंड गिडी एंड फॉल्स, उन्हें चक्कर सा आता है और वो गिर जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इनमें थोड़े समय के लिए, मतलब इनको कुछ समय के लिए इनकी वैनिशिंग ऑफ आई साइट हो जाती है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है इसमें? जब पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन से उठेगा, लेटे पोजीशन से जब इसके पेशेंट उठेंगे, तो वो ऐसा कंप्लेन करेंगे कि उनका जो रेड फेस है वो डेथली पेल हो जाएगा, वो उठते समय जब वो उठेंगे तो उन्हें चक्कर आएगा और वो गिर जाएंगे, और जब गिरेंगे तो उन्हें फिर से फियर टू राइज अगेन, उन्हें फिर से उठने में डर लगेगा, और उनका क्या होगा? वैनिशिंग ऑफ आई साइट, जो आंखों की रोशनी होगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि आंखों की रोशनी चली गई, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, और अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या होता है? टीथिंग चिल्ड्रन में कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, झटके आते हैं टीथिंग चिल्ड्रन में। जो बच्चा होता है वो बहुत ही टीथिंग चिल्ड्रन में कन्वर्जन आते हैं, ठीक है, हीट जर्क के, ठीक है। और बच्चा जो होता है वो बहुत ही रोता है, चिल्लाता है, चाइल्ड स्क्रीम्स, ठीक है, बच्चा चिल्लाता है। और क्या होता है कि वो अपने मुट्ठी को अपने मुंह में डालता है, उसको ऐसे काटता है, ठीक है, रोता है, उसको फीवर होता है, उसकी जो स्किन होती है बहुत ही ड्राई एंड हॉट होती है, ठीक है, और उसको उस कंडीशन में उसको फीवर भी होता है, उसका स्किन बहुत ही ड्राई एंड हॉट, बहुत ही सूखी हुई और गर्म सी होगी, ठीक है। अब हम इसके फीवर की बात करते हैं कि एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उनमें फीवर कैसा होता है। तो फीवर के टाइम इनका स्किन बहुत ही ड्राई, सूखा हुआ और गर्म रहेगा, ठीक है। इनमें इनका जो फेस रहेगा वो क्या होगा कि रेड से पेल होगा, पेल से रेड होगा, मतलब कि अभी फेस लाल है तब से, मतलब अल्टरनेट होगा, कभी लाल कभी फीका पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे उनका फेस का कलर अल्टरनेट करता है, ठीक है। इनमें ड्यूरिंग फीवर इनमें ग्रेट नर्वस रेस्टलेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये रेस्टलेस होते हैं, और इनको इतने पेन में होते हैं कि दे टॉसेस अबाउट इन एगोनी, ये दर्द के कारण करहाते हैं, ठीक है, काफी रेस्टलेस होते हैं, दर्द के कारण करहाते हैं। इनमें हाई फीवर होता है, उस कंडीशन में इनकी जो स्किन होती है काफी ड्राई और हॉट होती है। और फीवर की कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें इनका अगर थर्स्ट देखें, इनकी प्यास देखें, तो इनमें प्यास किस चीज के लिए होती है?
फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, ज्यादा ठंडे पानी के लिए, ठीक है। ये जब इनको फीवर होगा तो इनके थर्स्ट में, इनको जो प्यास होगा, प्यास में इनको ऐसा लगेगा कि इनको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ठंडा पानी पीना चाहेंगे, ठीक है। और क्या होगा, मैं एक चीज पहले आपको बताई क्या थी कि एकोनाइट को सिलेक्ट करने के लिए, होम्योपैथिकली सिलेक्ट करने के लिए हम उसके मॉरल सिम्टम, उसके मेंटल सिम्टम को ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और एक और चीज, जैसे आपको पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो एकोनाइट को सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं दे देंगे, ठीक है, और इसको किसी और ड्रग के साथ अल्टरनेट वे में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। और क्या करना है कि अगर कोई केस है जिसमें कि विच रिक्वायरिंग एकोनाइट, जिसमें एकोनाइट की जरूरत है, ठीक है, तो उसमें और कोई ड्रग और कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अगर वो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लिए, हम सब चीज को कंसीडर किए, वो डिजीज कंडीशन में हमको लग रहा है कि ये एकोनाइट है, इसको एकोनाइट देना है, तो उसको एकोनाइट देंगे और कोई ड्रग नहीं देंगे और वो एकोनाइट से क्योर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं इसके मोडालिटीज। मोडालिटीज मीन्स मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर मीन्स या तो वो किसी मतलब अगर पेशेंट डिजीज कंडीशन में है, ठीक है, तो मॉडिफायर क्या करेगा, या तो उसको बढ़ा करके और ज्यादा एग्रेवेट करके उस चीज को और वर्स कंडीशन में ले जाएगा, या तो उसको ठीक करेगा, उसको आराम दिलाएगा, ठीक है। तो मोडालिटीज में हम दो चीजों को देखते हैं, एक एग्रेवेशन एंड अनदर इज एनरेशन। कि एग्रेवेशन मतलब किस चीज से उसके कंप्लेन में एग्रेवेशन हो रहा है, उभार हो रहा है, उसकी कंप्लेन और बढ़ रही है, और एनरेशन मतलब कि किस चीज से उसको आराम मिल रहा है, ठीक है, तो ये होता है एनरेशन, ठीक है। तो एग्रेवेशन कब होता है? एग्रेवेशन इवनिंग और नाइट के टाइम होगा, शाम के समय और रात के समय होगा। इस समय इनका जो पेन होगा वो इनसपोर्टेबल हो जाएगा, इन्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, ये पेन के कारण एकदम पागल से हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। और इनका एग्रेवेशन कब होता है? वार्म रूम में होता है, गर्म रूम में होता है, ठीक है। और कब होता है? ठंडी हवा से होता है, ठीक है। जब ये बेड पे जाते हैं तब होता है, जब बेड से उठते हैं ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन तब इनका एग्रेवेशन होता है। और कब होता है? ऑन लाइन अफेक्टेड साइड में लेटने से होता है, ठीक है। और जहां पे इनको प्रॉब्लम है वहां पे अगर उस साइड अगर लेटे तब इनको प्रॉब्लम होती है, ऐसा हीपर सेल्फ में भी होता है, ठीक है। और एनरेशन इनका ओपन एयर से होता है, खुली हवा से इनको आराम मिलता है। तो ये हो गया इसके मोडालिटीज के बारे में। अब हम इसका देखते हैं रिलेशन। रिलेशन में हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसके देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होता क्या है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई केस है, उसमें हमको एकोनाइट लगा कि इसमें एकोनाइट देना है, हमने एकोनाइट रेमेडी उसको दी, ठीक है, और एकोनाइट ने अपना पूरा काम किया, ठीक है, लेकिन एकोनाइट का एक्शन जहां खत्म हुआ लेकिन कुछ सिम्टम रह गए, ठीक है, कुछ सिम्टम बच गए, तो उन सिम्टम को मतलब उस डिजीज को पूरी अच्छी तरह से क्योर करने के लिए, उस बचे कुछ सिम्टम को भी रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, जो हम उस एकोनाइट के बाद जो दूसरी रेमेडी देंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, ठीक है। तो फीवर में, स्लीपलेसनेस में, फीवर मतलब कि जब बुखार आ रहा है, स्लीपलेसनेस जब नींद नहीं आती है, ठीक है, और इंटॉलरेंस ऑफ पेन में, जब पेन इंटॉलरेंस होता है, जब पेन बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में एकोनाइट की कॉम्प्लीमेंट्री कॉफिया है, ठीक है। और ट्रॉमेटिज्म में आर्निका है एकोनाइट के कॉम्प्लीमेंट्री, एंड सल्फर इन ऑल केसेस, और सारे केसेस में सल्फर की कॉम्प्लीमेंट्री एकोनाइट, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर कोई फीवर हो रहा है जिसमें इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इरप्शंस मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके स्किन में बॉयल्स हो गए, कार्बंकल्स हो गए, फरंकल्स हो गए, ठीक है, तो फीवर है, फीवर में इरप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में एकोनाइट को रेयरली प्रेस्क्राइब करेंगे या तो नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और क्या चीजें हैं? एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रीसीड एंड फॉलो ईच अदर, ठीक है।
बोथ प्रीसीड एंड फॉलो इन एक्यूट इंफ्लेमेटरी कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर, एकोनाइट सल्फर का एक्यूट है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, वो बाइक से बाहर जा रहा था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, वो अपने घर पे आता है, उसको आधे 1 घंटे बाद फीवर हो जाता है, ठीक है। और वो फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में आता है और कहता है डॉक्टर साहब हमको फीवर है, फीवर था, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था, हमको फीवर आया। तो उस कंडीशन में हम एकोनाइट देंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है, वो बाहर बाइक से जा रहा है, बाहर कोल्ड एयर चल रहा है, ठीक है, ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर लगा उसको, तो ठंडी हवा का झोंका लगा, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और वो आया, उसको फीवर हुआ, ठीक है, आधे 1 घंटे बाद ही उसको फीवर हुआ। लेकिन वो फिजिशियन के पास कब आ रहा है? 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आ रहा है और बता रहा है कि ऐसा हुआ था, हमको फीवर आया था और वो फीवर हमको आज भी आ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम सल्फर देंगे, ठीक है। तो एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर, एकोनाइट सल्फर का एक्यूट है, एंड बोथ फॉलो, प्रीसीड एंड फॉलो ईच अदर इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इसका मतलब ये कि एकोनाइट को सल्फर के पहले दें या सल्फर के बाद दें, ठीक है, या सल्फर को एकोनाइट के पहले दें या एकोनाइट के बाद दें। तो बोथ प्रीसीड एंड फॉलो ईच अदर इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में दोनों को ही एक दूसरे के पहले एक दूसरे के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एकोनाइट रेमेडी को पूरी अच्छी तरह से कवर कर दिया। अब इसके एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? एकोनाइटम नेपिलस, ये वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। इसके अप्रूवर डॉक्टर CFS हैनीमैन सर है। इसकी अप्रूविंग 1805 में हुई थी। इसका कॉमन नेम है बोनसू, जिसको वॉल्स पेन भी कहते हैं, एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रेननकुलेसी। इसके बाद हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि ये रॉबस्ट पर्सनैलिटी के पर्सन के लिए है, यंग पर्सन, स्पेशली गर्ल्स ऑफ रेथोरिक हैबिट के लिए, ठीक है। मेंटल सिम्टम में फिर हम देखे थे कि इसमें इस मेडिसिन में, इस रेमेडी में हैनीमैन सर ने कहा है कि इसमें हम मेंटल सिम्टम को, मॉरल सिम्टम को ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसमें क्या है, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, उसको हर चीज से डर लगा रहेगा, इतना ज्यादा डर कि वो अपनी डेथ का डेट और टाइम प्रिडिक्ट कर देगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या देखे थे, फिजिकल जनरल देखे थे। उसको कंप्लेन किससे हो रही थी? एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर से हो रही थी, नॉर्थ वेस्ट विंड से हो रही थी। फिर इसका पेन फिर देखे थे कि पेन इनके लिए इनसपोर्टेबल, इनटॉलरेबल होता है। फिर इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे देखे थे कि एमेनोरिया होता है प्लिथोरिक यंग गर्ल्स में, और क्या होता है, फ्राइट के कारण, डर जाने के कारण उनमें सप्रेशन ऑफ मेंसेस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने देखा था कि उनमें जब ठंडी हवा के कारण जब पेशेंट एक्सपोज होता है कोल्ड एयर से ठीक है, तो उनमें कफ होता है जो कि बहुत ही ड्राई, रफ, क्रोकिंग, ब्रिसलिंग, ठीक है, और ये एक्सपायरेशन के टाइम होता है। फिर इसके बाद में हमने इसका नर्वस सिस्टम देखा था कि ऑनलाइन फ्रॉम रिकम्बेंट, राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन, जब रिकम्बेंट रिलेटिव पोजीशन से उठता है तो इसकी कंप्लेंट एक्टिवेट करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखा था। फिर टीथिंग चिल्ड्रन में देखा था कन्वर्जन को, ठीक है। फिर इसका फीवर देखा था, फीवर में इसका थर्स्ट कैसा होगा, इसका थर्स्ट कैसा होगा, इसको डिजायर किस चीज के लिए होगी, फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए होगी, ठीक है। और उस समय इसका स्किन बहुत ही सूखा और गर्म होता है, काफी रेस्टलेस होता है, ठीक है, काफी रेस्टलेस होगा। इसको मतलब ये अपना पोजीशन इधर उधर चेंज करना चाहेगा। मोडालिटीज में देखा हमने इसका एग्रीवेशन देखा कि इसको किस चीज से एग्रीवेशन हो रहा है, अफेक्टेड साइड लेटने से हो रहा है, ओपन एयर से हो रहा है, सॉरी अफेक्टेड साइड लेटने से हो रहा है, कोल्ड एयर से हो रहा है, ठीक है, वार्म रूम में इसका एग्रीवेशन हो रहा है, इवनिंग और नाइट के टाइम इसका एग्रीवेशन हो रहा है, एम्ब्रेशन इसको ओपन एयर से हो रहा है, ठीक है, खुली हवा से इसको एम्ब्रेशन हो रहा है। रिलेशन में हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री है कॉफिया के किस किस चीज में, फीवर, स्लीपलेसनेस और इनटॉलरेंस ऑफ पेन में ये कॉफिया के कॉम्प्लीमेंट्री है। ट्रॉमेटिज्म में आर्निका के साथ है, और सल्फर में ये सब केस में, एकोनाइट के सारे केस में सल्फर दे सकते हैं हम, मतलब सल्फर इन ऑल केसेस कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर,
and both precede and follow each other in acute inflammatory condition. तो इस तरह से हमने एकोनाइटम नेपिलस रेमेडी को, एकोनाइट रेमेडी को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब इसके बाद भी आपको जहाँ पे भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हो, then you are free to ask in comment box. Okay, so thanks for watching. Thank you so much.